मूवी की शुरुआत में हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, पर उसे उठाने पर दूसरी तरफ से सिर्फ एक ही आवाज आती है कि इट्स माय फोन। ऑफिसर को ये बात काफी अजीब लगती है और वो कॉल को कट करके एक चेयर पर जाकर बैठ जाता है। तभी हम नोटिस करते हैं कि वहीं पर रखे हुए एक चेयर फैन में अचानक से इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स निकलने लगे हैं और अगले ही पल वो फैन टूट जाता है और उसके तेज धारदार ब्लेड से ऑफिसर का गला कट जाता है, जिससे उसकी वहीं ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इसके बाद हम ऑफिसर के फोन को देखते हैं जिसकी बैटरी अपने आप ही कम होने लगती है और ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। अब अगले सीन में हम क्लेमेंट नाम की एक सीनियर टीचर को देखते हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को एनर्जी के बारे में सिखा रहे थे। वो अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हमारे चारों तरफ एनर्जी है और हम पूरी तरह से एनर्जी से घिरे हुए हैं, पर फिर भी एनर्जी का लॉ ये कहता है कि एनर्जी को क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता और एनर्जी को खाली ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। अब इतना कहकर क्लेमेंट अपनी क्लास खत्म कर देते हैं और जाते हुए उसे एंथनी नाम का एक लड़का मिलने आता है जो कि उनके ही फ्रेंड का बेटा था और उसे क्लेमेंट से एक मदद चाहिए थी। एंथनी क्लेमेंट को बताता है कि मेरे पहचान में आपसे ज्यादा साइंस की नॉलेज किसी को नहीं है, इसलिए मैं अपनी दिक्कत आपके पास लेकर आया हूँ। और इतना कहकर एंथनी अपनी दिक्कत बताने लगता है। एंथनी बताता है कि उसका सीसीटीवी सेटअप करने का बिजनेस है जिसके अंदर उसकी फ्रेंड तेजस्विनी दोस्त है, पर कुछ ही समय से उसके साथ बहुत ही अजीब घटनाएं घट रही हैं। खैर इसके बाद हम तेजस्विनी की कहानी को देख पाते हैं। वो एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट लड़की थी जो कि शहर में रहा करती और उसे सेल्फीज लेना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, जिस वजह से वो हमेशा सेल्फीज लेती रहती। अब ऐसे ही एक दिन तेजस्विनी फेस्टिवल के लिए अपनी मम्मी पापा के घर गई थी, जहाँ पर हमको पता चलता है कि वो और उसका बड़ा भाई एक दूसरे से बात नहीं करते और इसका रीजन ये है कि तेजस्विनी ने अपने सीसीटीवी बिजनेस के लिए अपने भाई से लोन लिया था, जो कि उसके भाई ने एक बैंक से उधार लिया और लोन लेते समय वो गारंटी होल्डर बन गया था। इससे भी बड़ी बात ये थी कि उसका भाई उसी बैंक में काम करता है और तेजस्विनी ने अभी तक उसकी ईएमआई नहीं चुकाई थी। इसलिए कहते हैं कि परिवार के अंदर कभी भी लेन देन, लोन्स या फिर बिजनेस नहीं करना चाहिए। 99% केसेस में दिक्कत आती है और रिश्ते खराब हो जाते हैं। खैर इसके बाद भाई को बैंक वालों से ताने सुनने पड़ते हैं और शायद वो लोग उसकी सैलरी से भी पैसे काट लेते हैं और इसी वजह से दोनों के बीच में एक दिन झगड़ा हो गया था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते। बहन ने एक तो पैसे ले लिए, ऊपर से लड़ाई अलग कर रही है और बात नहीं करती। ये तो बहुत ही कन्वीनियंट है। एनीवेज, अब जब रात में तेजस्विनी फेस्टिवल को देख रही थी, उसी वक्त वहाँ पर कई औरतों के ऊपर माता आ जाती है जिसको तेजस्विनी रिकॉर्ड कर रही थी। वो आगे भी रिकॉर्डिंग करती रहती है, लेकिन तभी एक औरत जिसके ऊपर माता आई थी वो उसके फोन पर जोर से हाथ मार देती है, जिससे उसका फोन तालाब में गिर जाता है और फोन पूरी तरह से खराब हो गया था। अब अगले दिन तेजस्विनी जब अपने काम पर आती है तब वो उस फोन को ठीक करवाने का सोचती है, पर वो फोन पूरी तरह से खराब था, जिस वजह से तेजस्विनी एक बजट में नया फोन लेने का सोचती है और उसे एक लोकल वेबसाइट पर 4000 में लीजा नाम का एक फोन भी मिल जाता है। वैसे तो तेजस्विनी ने इस कंपनी का नाम तक नहीं सुना था, इनफैक्ट मैंने भी नहीं सुना और आपने भी नहीं सुना होगा, लेकिन वो उस फोन को ऑर्डर कर देती है क्योंकि उसके पास में इतने पैसे नहीं थे और अगले दिन उसे वो फोन डिलीवर भी हो जाता है। वो अपने नए फोन को लेकर काफी खुश थी और वो जल्दी से उससे अपनी एक सेल्फी निकाल लेती है क्योंकि उसको इन चीजों का शौक था और उसकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा एवरेज थी, यानी कैमरा उतना अच्छा नहीं था। ऑब्वियस सी बात है कि 4000 में क्या ही एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। एनीवेज, अब तेजस्विनी अगले दिन एक हॉस्पिटल में सीसीटीवी सेटअप के लिए जाती है जिनका वर्क उनको ऑलरेडी मिल गया था और उसने पहले से ही वहाँ के डॉक्टर से मीटिंग कर ली थी, पर काम करते हुए वहाँ का डॉक्टर तेजस्विनी को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है, जिससे कि वो बहुत गुस्सा हो जाती है और डॉक्टर को बुरा भला कहने लगती है। तभी वहाँ पर एंथनी भी आ जाता है, लेकिन डॉक्टर एंथनी से ये कहता है कि तेजस्विनी ने पहले भी उसे रात में कई मैसेजेस भेजे थे और प्रूफ के लिए वो उन चैट्स को भी उन दोनों को दिखाता है जिसके अंदर तेजस्विनी की तरफ से डॉक्टर को सेड्यूस करने वाले इमोजीज भेजे गए थे। अब उसको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और वो डॉक्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है कि उसने फेक चैट्स बनवाई है। इसके बाद एंथनी उसे शांत करके वहाँ से ले जाता है, यानी कि तेजस्विनी को इन चैट्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था कि ये कैसे हुई थी। अब ये दोनों ही उस चैट के बारे में बात करने लगते हैं कि बिना तेजस्विनी के भेजे ऐसे मैसेजेस कैसे जा सकते हैं, जिसका दोनों के पास ही कोई जवाब नहीं था। तेजस्विनी को फिर ऐसा लगता है कि इस फोन के अंदर ही कोई दिक्कत होगी, इसलिए वो उसको रिटर्न करने उसी वेबसाइट पर जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर कोई भी रिटर्न
पॉलिसी नहीं थी। वो फिर उसे एक शॉपकीपर को दिखाती है जो कि कहता है कि ये फोन पूरा ठीक है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा वो शॉपकीपर से वो एक नया फोन खरीदती है और लीजा वाले फोन से अपना सिम कार्ड निकाल कर उसे नए फोन में डाल लेती है। इसके बाद लीजा वाले फोन को वो यूज ना करने का फैसला लेती है और उसे कबर्ड में रख देती है। अब रात में अचानक से ही तेजस्विनी के फोन पर उसकी माँ का कॉल आने लगता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि कॉल लीजा वाले फोन पर आ रहा था, इसके अंदर कोई सिम कार्ड था ही नहीं और उसे ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि ये कैसे हो रहा था। और वो अगले दिन अपनी माँ से जाकर पूछती है कि क्या उन्होंने उसे पिछली रात कॉल किया था, जिसका उसकी माँ जवाब देती है कि उन्होंने ऐसा कोई भी कॉल नहीं किया। इसको सुनकर तेजस्विनी को विश्वास नहीं होता। अब उसको फिर लगने लगता है कि शायद इस फोन के अंदर कुछ ग्लिच होगा, इसलिए वो उसे तालाब में फेंक देती है। पर घर आकर कुछ ही देर के बाद में उस पर एक फ्रेंड उसे वो फोन वापस लौटाने आ जाता है, ये कहकर कि उसे ये फोन तालाब के पास मिला, यानी कि अंदर नहीं आसपास मिला। इसके बाद ये फोन वापस तेजस्विनी के पास आ जाता है और वो समझ जाती है कि ये कोई आम फोन नहीं है। अब तेजस्विनी इसके बाद उस फोन से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। यहाँ तक कि अगर वो फोन को चोट पहुंचाती तो तेजस्विनी को खुद अपने आप चोट लगती थी और जब जब वो फोन उससे दूर रहता तब तेजस्विनी के शरीर के ऊपर रैशेस आने लगते थे, जो कि फोन वापस उसके पास आने के बाद ही ठीक होते। अब तेजस्विनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस फोन से अपना पीछा छुड़ाए, इसलिए वो इस फोन के डीलर से मिलने का फैसला करती है जिसकी शॉप से उसे ये फोन डिलीवर हुआ था। अगले दिन वो और एंथनी दोनों ही उस डीलर फिलिप से मिलने जाते हैं, पर वहां जाकर उनको पता चलता है कि फिलिप की पिछली रात ही मौत हो गई थी, यानी कि इस फोन को आइडिया हो चुका था कि फिलिप के पास ये लोग जरूर जाएंगे। अब ऐसा दर्शक हम ये देख पाते हैं कि पिछली रात फिलिप के साथ काफी डरावनी चीजें हो रही थी, जो सब उसी लीजा फोन की वजह से हो रहा था, जो कि फिलिप के पास भी था और अंत में उसी फोन ने फिलिप की जान ले ली। यहाँ फिलिप की मौत के बाद हम लीजा फोन की बैटरी को अपने आप ही कम होता हुआ देख पाते हैं और एंड में वो खुद पे खुद टूट जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मूवी की स्टार्टिंग में पुलिस ऑफिसर के फोन के साथ हुआ था, यानी कि उस ऑफिसर का फोन में लीजा फोन ही था। अब तेजस्विनी फिलिप के फ्यूनरल पर लीजा फोन को नोटिस करती है और उसको श्योरिटी हो जाती है कि इस फोन की वजह से ही फिलिप की जान गई, क्योंकि उसके साथ भी सेम चीज हो रही थी। अब इसके बाद वो फिलिप के सोशल मीडिया की फोटोज को चेक करती है, जिसके अंदर उसे एक सिमिलैरिटी दिखाई देती है। उसकी हर एक फोटोज के अंदर एक नंबर था, जैसे कि 16, 12 और 9, पर ये सभी नंबर्स 21 से कम थे। फिर तेजस्विनी खुद अपना उस फोन से फोटो निकालती है जिसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर 16 लिखा हुआ आता है, जबकि पीछे कहीं पर भी 16 नहीं लिखा हुआ था। अब अगले दिन तेजस्विनी फिर एक फोटो निकालती है जिसके अंदर 15 लिखा हुआ था, जिससे कि वो ये समझ जाती है कि ये एक तरह का काउंटडाउन है। वो 21 से शुरू होता है और इसके खत्म होते ही ये फोन इसे यूज करने वाले को मार डालता है, यानी कि उसके पास अपनी जान बचाने के लिए मात्र 15 दिन बचे थे और फिलिप की आखिरी रात ही पहले, इसलिए वो मारा गया था। अब ये सारी बातें एंथनी क्लेमेंट को सुनाता है, पर वो उसे ये कहते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, मैं भूत प्रेतों में नहीं मानता हूँ और हो सकता है कि शायद ये चीजें कोइंसिडेंस होंगी, लेकिन तुम बोल रहे हो तो मैं इसके बारे में जरूर सर्च करूंगा। अब एंथोनी फिर क्लेमेंट को ये भी बताता है कि फिलिप ने ये फोन अहमद नाम की एक लड़की को भी बेचा था और तेजस्विनी उससे आज मिलने गई है। दूसरी तरफ हम तेजस्विनी को देखते हैं जो कि अहमद से मिलने जाती है और वहाँ उसको पता चलता है कि अहमद उसके ही एक फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है। अब बातों ही बातों में वो अहमद से इनडायरेक्टली एक सेल्फी क्लिक करने के लिए कहती है, जिसे वो गौर से देखती है तो उसके अंदर 3 लिखा हुआ था, यानी कि अहमद के पास अब खाली जीने के लिए 3 दिन बचे थे। और ये बात वो अहमद को नहीं बताती क्योंकि इसके पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं था और वहाँ से वो चली जाती है। यानी कि सोच कर देखो आप कितने लाचार हो। आप जानते हो कि सामने वाले की मौत कब होगी, लेकिन आप उसे रोक नहीं सकते क्योंकि आपके ऊपर खुद वो खतरा मंडरा रहा था। खैर अब क्लेमेंट शाम को दोनों को अपने घर बुलाता है और उनको बताता है कि उसने इस फोन के पूरे डेटा को चेक किया है, जिसके अंदर एक हिडन फोल्डर के अंदर उसे कई सारे ऐसे वीडियोस मिले हैं। अब सब मिलकर उस वीडियो को देखते हैं जिसके अंदर एक लड़का अपने फोन के कंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा था, जिससे उनको ये पता चलता है कि इसी आदमी ने लीजा फोन को बनाया है और उनको इसके बारे में पता करना होगा। अब वीडियो के बैकग्राउंड में एक कंपनी का लोगो होता है, जिसके जरिए ये लोग उस कंपनी में जाकर उस लड़की के बारे में पूछते हैं और वहाँ के मैनेजर से उनको पता चलता है कि इस लड़के का नाम आदर्श है, जो कि इसी कंपनी में काम किया करता था। आदर्श अपने काम को काफी एंजॉय किया करता था और हमेशा उसी में डूबा रहता था। वो इतना अपने काम में डूबा रहता कि वो किसी को अपने लैब के अंदर नहीं आने देता था। पर अचानक से एक दिन उसके लैब में आग लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। मैनेजर फिर उनको उसके फ्रेंड नवीन के बारे में बताता है, जो कि इन्हें आदर्श के बारे में बता सकता था, यानी कि डिटेल्स दे सकता था। अब सभी नवीन से मिलने जाते हैं, जो कि सबको बताता है कि उस वक्त आदर्श फोन की बैटरी पर ही काम कर रहा था और एक ऐसा फोन जिसे चार्ज करने की जरूरत ही ना पड़े और वो एनवायरनमेंट की
एनर्जी से ऑटोमेटिकली चार्ज होता रहे। आदर्श ने उस फोन का नाम लीजा रखा था, जो कि उसकी माँ का नाम था। अब आदर्श अपने इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल भी हो गया था और उसे जयंत गुप्ता नाम के एक इन्वेस्टर से काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट मिल गई थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बिगड़ने लगी थी जब जयंत ने आदर्श की डेडलाइन को कम कर दिया और उसके फाइनल प्रोडक्ट को भी रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि इसका कैमरा अच्छा नहीं है, जो कि काफी सिली रीजन था। अगर ऐसी बैटरी बन सकती थी या फिर अगर बन चुकी है तो ये बहुत ही ज्यादा गेम चेंजर है। खैर आगे आदर्श को पता चलता है कि जयंत ने ये सब प्लान करके किया था। उसने जानबूझकर उसके फोन को रिजेक्ट किया और उसे डेडलाइन दिया ताकि वो डेडलाइन तक काम पूरा ना कर पाए और जयंत इस अमेजिंग फोन को दूसरी बड़ी कंपनीज को बेच दे, यानी कि अपनी इन्वेस्टमेंट का 100 गुना कमा पाए। अब ये बात जब आदर्श को पता चलती है तो वो गुस्से से बौखला गया और उसने जाकर जयंत को मार डाला। ये बात जब नवीन को पता चली तो उसने उसे जल्दी से जल्दी यूएस आने के लिए कहा, क्योंकि उस वक्त नवीन यूएस में ही था और वहाँ पर आकर आदर्श बच सकता था। अब आदर्श ने उसकी बात मानी और अपने बनाए हुए फोन को लेकर वो वहाँ से जाने लगा, पर जाने से पहले उसने अपनी लैब को आग लगा दी। लेकिन जब आदर्श ने अपने लैब का दरवाजा खोलना चाहा तो वो किसी वजह से अंदर फंस गया था। इस वजह से आदर्श अपने ही लैब से बाहर नहीं आ पाया और जलकर उसकी वही मौत हो गई। अब इतना सब कुछ जानकर सभी घर लौट आते हैं और इन्हें आदर्श की डेथ की से कुछ और बातें पता चलती है। वो ये कि आदर्श की लैब से 4 लीजा फोन मिले थे, जिनमें से एक फोन को एक ऑफिसर ने अपने पास रख लिया, यानी कि शुरुआत वाला सीन जो था, और बचे हुए 3 फोन्स को फिलिप को बेच दिया गया और वो ऑफिसर वही था जिसकी स्टार्टिंग में मौत हुई, यानी कि आदर्श की आत्मा ही सबको मार रही थी। अब अगले दिन तेजस्विनी अहमद को कॉल करती है क्योंकि उसे पता था कि ये उसका आखिरी दिन है, पर अहमद का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इस बात से सभी डर जाते हैं और अहमद के पास जाने लगते हैं, पर जब तक वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो अहमद की मौत हो चुकी थी। लेकिन एज अ व्यूअर हम ये देख पाते हैं कि अहमद के हेडफोन्स अचानक से उसके गले को दबाने लगते हैं और फिर उसके एसी का टेम्परेचर अपने आप बहुत लो हो जाता है, जिसके साथ उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। अब ये देखकर तेजस्विनी पूरी तरह से टूट जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसकी जान अब बच नहीं सकती, इसलिए वो बचे हुए दिन अपनी फैमिली के साथ ही बिताने के लिए चली जाती है। वहाँ पर जाकर वो इतने महीने बाद अपने भाई से भी बात करती है और बहुत खुशियों के पल अपने परिवार के साथ जीती है। अब उसके पास खाली 3 दिन बचे थे। दूसरी तरफ क्लेमेंट उस स्पिरिट के बारे में अपने दोस्त को बताते हैं, जो उनसे कहते हैं कि तुम्हें शायद स्पिरिट्स पे बिलीव ना हो, लेकिन इसे ऐसा मानो कि वो एक नेगेटिव एनर्जी है और सोचो कि एनर्जी को कैसे रोका जा सकता है। डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते लेकिन रोक जरूर सकते हैं। अब आगे लिफ्ट से जाते हुए क्लेमेंट को एक आइडिया आता है जो तेजस्विनी और एंथनी को बुलाकर बताता है। वो कहता है कि जिस तरह से लिफ्ट के अंदर मोबाइल फोन से कॉल नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वहाँ पर सिग्नल ब्लॉक हो जाते हैं, तो अगर हम किसी तरह इस फोन में आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जीज को ही रोक दे तो ये भी काम नहीं करेगा। ये करने के लिए क्लेमेंट फोन को सिल्वर फॉइल में रैप करके उसे एक ओवन में डाल देता है और उसे भी सिल्वर फॉइल से रैप कर देता है। लेकिन होता यह है कि अगले ही दिन वो ओवन अपने आप ब्लास्ट हो जाता है और फिर जब तेजस्विनी सेल्फी लेकर नंबर चेक करती है तब नंबर 2 लिखा था, लेकिन पिछला दिन ही दूसरा दिन था, यानी कि तेजस्विनी को बोनस के रूप में 1 दिन और मिल गया था इस चीज से छुटकारा पाने के लिए। यानी कि इन्होंने समहाउ उसको फॉइल में रैप कर 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, यानी कि स्पिरिट को ट्रिक कर लिया। लेकिन ये लोग जानते थे कि ये आइडिया परमानेंट नहीं है, इसलिए ये एक परमानेंट आइडिया सोचते हैं। ये सब मिलकर ये ट्रिक लगाते हैं कि थिक मेटल लेयर वाले सिलेंडर को बनाया जाए, इसके अंदर फोन को डालकर हमेशा के लिए उसकी वेल्डिंग कर दी जाएगी। खैर अब सभी मिलकर उस सिलेंडर का ब्लूप्रिंट बनाते हैं और उसे एक वेल्डिंग शॉप पर बनाने के लिए दे देते हैं। अब रात को इन्हें कॉल आता है कि वो सिलेंडर बनकर रेडी है और सभी उस शॉप पर जाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान इनके कार के ऊपर कई पोल लाइट्स गिरती हैं और ये किसी तरह से बचते बचाते शॉप पर पहुंचते हैं, यानी कि स्पिरिट भी समझ गई थी कि ये लोग कुछ खुराफात करने वाले हैं। शॉप पर पहुंचकर भी आदर्श की आत्मा इन्हें मारने की बहुत कोशिश करती है, जिससे कि उसकी आत्मा और उनके बीच काफी समय तक डरप चलती रहती है। और ये सीन मूवी का बेस्ट सीन था, जहाँ पर हर पॉसिबल तरीके से दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। एनिमीज एंड में किसी तरह से तेजस्विनी फोन को सिलेंडर के अंदर रख देती है और तब आदर्श की आत्मा भी बाहर आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, एंथनी मशीन को स्टार्ट कर देता है और अगले ही पल सिलेंडर की पूरी तरह से वेल्डिंग हो जाती है, जिससे कि उसका फोन वहीं पर हमेशा के लिए कैद हो जाता है। अब अगले दिन हम तेजस्विनी को देख पाते हैं जो कि आराम से बालकनी पर खड़ी थी, जो कि बता रही होती है कि अब वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकती है। लेकिन मूवी की एंडिंग सीन को देखकर ऐसा नहीं लगता था। एंडिंग में हम क्लेमेंट के कंप्यूटर को देख पाते हैं जिसके अंदर लीजा फोन का पूरा डेटा था और ये उसने सबसे बड़ी गलती करी थी, क्योंकि यहाँ पर यह आत्मा एक तरह से कोडिंग की तरह फंसी हुई थी। इसको आप बिल्कुल अल्ट्रॉन की तरह समझो। और तभी वो कंप्यूटर अपने आप उस फोन के सिस्टम को रन करने लगता है, यानी कि यहाँ पर कोई भी अभी भी सेफ नहीं था। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों ये थी चतुर मुकाम फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर जो आदर्श की आत्मा थी ना वो बेसिकली नेगेटिव हो चुकी थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि यहाँ पर सामने वाला कौन व्यक्ति है। जिसके पास भी ये फोन है वो उसको खत्म कर देगा। उसकी स्पिरिट को ये लगता था कि ये फोन जिसके हाथ में है वो शायद से उसका गलत ही इस्तेमाल करेगा। इसके चलते वो सबको मार रहा था जिसके पास भी ये फोन होता था। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग डिटेल मैंने ये नोटिस करी है कि यहाँ पर 21 दिन ही क्यों मरने वाले को दिए जाते थे, क्योंकि मेरे ख्याल से जयंत ने भी आदर्श को 21 दिन की ही डेडलाइन दी होगी और उसकी मौत उसी के अंदर हो गई। तो शायद से इसलिए ही यहाँ पर ये 21 दिन का समय दिया जाता था उसकी स्पिरिट की तरफ से। अब यहाँ पर जो आदर्श की आत्मा थी वो एज अ कोर फंसी हुई थी सिस्टम के अंदर। अब वो फोन हो, कंप्यूटर हो या फिर कुछ भी हो, जब तक ये कोर वैलिड है तब तक उसकी आत्मा भी चलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, मूवी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।